माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन एएस स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लेके आए हैं तीसरा पार्ट दैनिक जीवन में रसायन। फिफ्थ लेसन चल रहा था अपने और 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा पार्ट हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के। सबसे पहले अम्लों के उपयोग की बात करते हैं और अम्लों के उपयोग को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अम्लों की उपयोग के आधार पर या इनकी प्रकृति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है खनिज अम्ल और एक होता है कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल में क्या अंतर होता है? देखिए, जो खनिजों से प्राप्त होते हैं वो खनिज अम्ल और जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक अम्ल, जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी क्या है? खनिज अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल वो होते हैं जो पौधों, जंतुओं, जीव जंतुओं से, मतलब जो हमें प्राप्त होते हैं पौधों और जंतुओं से प्रकृति द्वारा, वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। जैसे कि सिट्रिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। तो जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि टार्ट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं इमली से जो हमें टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अब जैसे कि जो नींबू में पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल है, और ये भी क्या खाने की चीज़ों से प्राप्त है हमें, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कार्बनिक अम्ल। और इसी प्रकार यदि इनके उपयोग की बात करें तो ये मुख्य रूप से उद्योग धंधों में, औषधि के रूप में, पेंट के रूप में, उर्वरक में, उद्योग में बॉयलर को अंदर से साफ़ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ़ करने में विशेष रूप से ये काम में लिए जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो जैसे कि नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ़ करने में काम आता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो सोने और चांदी को साफ़ करने में जो हम अम्ल यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है। और जो सोने व चांदी को गहनों को साफ़ करने में काम आता है उसे हम कहते हैं अम्लराज। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि अम्लराज या एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? तो अम्लराज में क्या होता है कि जिसके अंदर 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या कहलाता है? अम्लराज। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोने व चांदी के गहनों को साफ़ करने में जो यूज़ किया जाता है वो होता है अम्लराज। और इसमें 3 भाग होते हैं किसके? HCl के, और 1 भाग किसका होता है? HNO3 का। तो इसमें 3 भाग इस प्रकार से HCl हो गए। यदि इनकी क्रिया हम करवा दें, ये हो गया आपके H2HNO3 जिसका 1 भाग है, तो इस प्रकार से वो क्रिया हो जाएगी। और अगर हम आगे बात करें तो यह सोने जैसे धातु को भी विलय कर देता है। सोने जैसे धातु में भी विलय हो सकता है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, कार, बैटरी तथा उद्योगों में काम आते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, सेल है, कार, बैटरी तथा ये सभी क्या किस में काम आते हैं? उद्योग धंधों में। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। आगे हम बात करते हैं जैसे कि क्षारों का भी उपयोग उद्योगों में मुख्यता से होता है, प्रमुखता से होता है। जैसे कि ये आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, इसके अंदर क्या है, जो हम घरों में पुताई करने में जो यूज़ करते हैं, जिसे हम सफ़ेदी करने में यूज़ लेते हैं, उसके रूप में जैसे कि साबुन, अपमार्जक, कागज़ उद्योग, वस्त्र उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अब जैसे कि ये CaOH2 सफ़ेदी करने में अर्थात चूना तथा कीटनाशक का एक घटक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एंटी एसिड, पेट की अम्लता और पेट की कब्ज़ दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्षार का भी यूज़ होता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जो कि क्या है? वाइटिंग करने में, सफ़ेदी करने में इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का जो यूज़ होता है वो फोटोग्राफी में होता है। और अमोनिया नाइट्रेट जो होता है उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? ये अमोनिया नाइट्रेट हो गया, जिसका उपयोग उर्वरक तथा विस्फोटक सामग्री बनाने में होता है। अब जो अपने फिटकरी होती है K2SO4, Al2SO4, 324H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला होता है, को जल के शोधन में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अनेक लवण है, मतलब ये जो लवण है
इनका यूज किस में किया जाता है? पानी के शुद्धिकरण, जैसे कि फिटकरी होगी, इसका यूज पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और अमोनियम नाइट्रेट का यूज उर्वरकता विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो वह pH स्केल। pH स्केल देखिए क्या होता है। pH स्केल, यहाँ P एक जर्मन शब्द पुशांस अर्थात शक्ति का सूचक है तथा H हाइड्रोजन आयनों का। देखिए pH स्केल को समझते हैं। मान लीजिए ये एक pH स्केल है जिसमें नंबर लिखे होते हैं 0 से लेकर 14 तक। अब देखिए किसी भी विलेन का यदि हमें pH चेक करना है तो इसमें बीच में होता है वो होता है 7, जिसे हम उदासीन मानते हैं, जो ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, उसे हम लवण कह सकते हैं। तो देखिए pH 7 से यदि कम होगा तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय। अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। और यदि pH 7 हो, करेक्ट, अगर 7 आ जाए तो वो क्या होगा? विलेन कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन माना जाएगा। जब 0 और 7 के बीच में आ जाए अगर मान, तो वो कहलाएगा अम्लीय। अम्लीय विलेन होगा। और यदि 7 पे आ जाए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट 7 हो, तो वो होगा उदासीन। ना ही तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा। ठीक है, अगर उसका मान 7 हो pH स्केल पर। और यदि 7 से 14 के बीच में आ जाए, pH जो हो वो 7 से अधिक हो और 14 तक लास्ट होता है, तो वो विलेन कैसा होगा? क्षारीय। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, 0 से 7 के बीच में होता है अम्लीय, 7 से 14 के बीच में होता है क्षारीय, और 7 पे होता है उदासीन। तो इस प्रकार से आप pH स्केल के बारे में जान सकते हो। अम्लीय जहाँ पे H+ आयन हो और क्षारीय जहाँ पे OH- आयन हो। इस प्रकार से आप कलर के रूप में देख सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीले को लाल बना देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं, लिटमस पत्र को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो एसिडिक में कलर चेंज हो रहा है, और ये न्यूट्रल है, उदासीन है, और इधर है एल्केलाइन। ये एसिडिक हो गया, अम्लीय, और ये हो गया एल्केलाइन मतलब क्षारीय। तो कलर के रूप में भी आप देख सकते हो, जो लिटमस पत्र होता है ये इस प्रकार का लिटमस पत्र होता है। जो अम्लीय विलेन होते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं इस विलेन में डालने पर, और जो क्षारीय होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। इस प्रकार से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे देख लिया कि 0 से 7 के बीच में अगर कोई विलेन होगा तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 पर होगा वो शुद्ध जल होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा वो क्षारीय होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए अम्लीय के अंदर क्या होता है? अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? HCl, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, जो खट्टे पदार्थ होते हैं अक्सर वो अम्लीय में आते हैं। और उदासीन में केवल एक होता है, वो होता है शुद्ध जल। अशुद्ध जल जो होता है वो किस में माना जाता है? वो उदासीन होता है, ना ही तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। क्षारीय की यदि पदार्थों की बात करें तो NaOH, और रक्त जो अपना तो वो क्षारीय होता है। साबुन का पानी, सोडा युक्त शीतल पेय, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सभी किस में आते हैं? क्षार के अंदर। तो 0 से 7 के बीच में होने वाले जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और बिल्कुल 7 पे होने वाले शुद्ध जल उदासीन हो गया, और 7 से 14 के बीच में होते हैं क्षारीय। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए हम बात करते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व है। pH का क्या महत्व होता है? देखिए पहला है उदर में अम्लता। इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है। मतलब जो एसिडिटी अपने बनती है वो किसकी वजह से बनती है? अगर हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो जलन महसूस होगी और दर्द जैसा लगेगा। ठीक है, वो होती है उदर में अम्लता का बढ़ जाना, मतलब पेट के अंदर अम्लता का मान बढ़ जाना। इस समय हमारे उदर में जठर रस, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उदर में जलन और दर्द होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटीएसिडिक, मतलब एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, अर्थात दुर्बल क्षार को, जैसे कि MgOH2, जैसे कि हम क्या लेते हैं इनो पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? दुर्बल क्षार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। मतलब अगर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दुर्बल क्षार का। दुर्बल क्षार का प्रयोग करते वो क्या कर देगा? उसमें अम्ल की मात्रा को कम कर देगा, और जिससे जलन क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी पेट के अंदर। जैसे कि हम इनो लेते हैं वो इसीलिए।
अगला है दंत क्षय। देखिए दंत क्षय में क्या होता है, दांतों को जिसमें नुकसान पहुंचता है। मुख की पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। मुख की जो पीएच अपनी होती है वो करीब 6.5 के लगभग होती है। खाना खाने के पश्चात, ये देखिए दांत इस प्रकार से सड़ गल जाते हैं। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। मतलब जो हमारे दांतों के अंदर जो छोटे मोटे कीड़े बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, खाने के साथ में क्रिया करके अम्ल की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो कि मुख की पीएच कम कर देते हैं। इसमें पीएच कम हो जाएगी, तो पीएच कम हो गई तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल बन जाएगा। तो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। मतलब जो मसूड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो गलने लग जाते हैं। अतः भोजन के बाद दंतमंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए ताकि दंत क्षय पर नियंत्रण पाया जा सके। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हम उसमें अम्ल की मात्रा को कम कर सकें, जिससे कि हमारे दांतों को नुकसान ना पहुँचे। अगला है कीटों का डंक। देखिए छोटे मोटे जो कीटे होते हैं वो क्या करते हैं, डंक मार देते हैं। तो उसकी वजह से क्या अम्ल कौन से स्रावित होते हैं उस और उनसे क्या इफ़ेक्ट होता है अपने बॉडी के ऊपर, वो देखते हैं। जैसे कि मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक में क्या होता है, अम्ल स्रावित करते हैं। इनके डंक में अम्ल स्रावित होता है जो हमारे त्वचा के संपर्क में आता है। इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। यदि उसी समय क्षारीय लवणों जैसे कि NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग उस स्थान पर किया जाए तो अम्ल का प्रभाव उदासीन हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर अम्ल की मात्रा को कम करना है तो हम किसका यूज करेंगे, क्षार का। तो इसलिए हम वहाँ पे NaSCO3 का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा। आगे है अम्ल वर्षा। देखिए अम्ल वर्षा क्या होती है, यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है अम्लीय वर्षा। इससे क्या होता है, काफ़ी इफ़ेक्टेड ह्यूमंस को और नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है इससे। देखिए वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी है। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। मतलब पॉल्यूशन की वजह से, जितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसी में क्या हो रहा है कि अम्लीय वर्षा ज़्यादा हो रही है, जिसमें अम्ल का जो मान है H2SO4, जहाँ पे उसका जो मान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। यह वर्षा जल नदी से लेकर खेतों की मिट्टी तक को प्रभावित करता है। इस प्रकार इससे फसल, जीव से लेकर पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। प्रदूषकों पर नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब अगर अम्लीय वर्षा को यदि हमें नियंत्रण करना है तो सबसे पहले हमें प्रदूषक जो फैलाने वाले साधन हैं उनको कम करना होगा और प्रदूषण को घटाना होगा। तब जाके हम अम्लीय वर्षा से निजात पा सकते हैं, अम्लीय वर्षा को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा की पीएच। देखिए मिट्टी की जो पीएच है वो कैसे बढ़ रही है, उसका भी यही रीज़न है। मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोई जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है। मतलब मृदा का पीएच हम चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे फसल उगाई जा सकती है कि यहाँ पे कौन सी फसल उगा सकते हैं। तथा उपयुक्त उर्वरक का प्रयोग निर्धारित किया जाता है, जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। मतलब अगर कहीं मिट्टी अगर अम्लीय है तो वहाँ पे हम क्षारीय पदार्थ डालकर उस मिट्टी की उर्वरता को हम बढ़ाएंगे, और जहाँ पे यदि मिट्टी क्षारीय है तो वहाँ पे अम्लीय मात्रा बढ़ाकर हम उसको उदासीन करके वहाँ पे करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।